हम सभी प्यार में वही करते क्यों हैं जिससे रिश्ता हमारा और दूर हो जाता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा दूर जाता है, आपका मन बेचैन होने लगता है। आप बार बार उसका व्हाट्सएप जैसे किसी सोशल मैसेजिंग ऐप पर लास्ट सीन देखने लगते हैं। फोन उठाते हैं, फिर रखते हैं और सोचते हैं कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई बहुत करीब आने लगे तो उन्हें घुटन महसूस होने लगती है। वे पीछे हटने लगते हैं क्योंकि उन्हें स्पेस चाहिए, और कभी कभी वे उसी इंसान से दूर भागने लगते हैं जिसे वे अंदर से खोना नहीं चाहते। अब सवाल है, एक ही प्यार दो लोगों में इतनी अलग अलग रिएक्शंस क्यों पैदा करता है? क्या यह सिर्फ पर्सनैलिटी है, या यह चाइल्डहुड ट्रॉमा, या हमारे भीतर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है जो तय करता है कि हम इंटीमेसी को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? यहीं से शुरू होती है अटैच्ड बुक की कहानी। हाय, मैं हूं मनीषा और आज हम बात कर रहे हैं आमिर लुविन और रेचल हेलर की किताब अटैच्ड के बारे में। लेकिन आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं। आज हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और समझेंगे हम प्यार में एंग्जियस होते क्यों हैं, कुछ लोग कमिटमेंट से डरते क्यों हैं, और कोई व्यक्ति बार बार रीअश्योरेंस चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने अटैचमेंट पैटर्न्स को बदल सकते हैं? क्योंकि हो सकता है जिसे आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा समझते हैं वह वास्तव में एक लर्न्ड रिलेशनशिप पैटर्न हो। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, प्यार की कहानी या सुरक्षा की। हम अक्सर रिलेशनशिप को इस तरह से देखते हैं कि मुझे वह पसंद है, हाँ मुझे वो समझता है, हमारी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। लेकिन साइकोलॉजी एक और लेयर दिखाती है। जब हम किसी के करीब आते हैं तो सिर्फ अट्रैक्शन एक्टिवेट नहीं होता, हमारा अटैचमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। यह सिस्टम मूल रूप से हमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में कनेक्शन और सिक्योरिटी खोजने में मदद करता है। यानी जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति दूर जाता है तो हमारा ब्रेन इसे सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की तरह नहीं, बल्कि इसे इमोशनल थ्रेट की तरह एक्सपीरियंस करने लगता है। और यहीं से शुरू होती है हमारे रिएक्शंस। चैप्टर 2, 3 अलग अलग तरीके। अटैच्ड लोकप्रिय रूप से अडल्ट रिलेशनशिप में 3 प्रमुख अटैचमेंट पैटर्न्स पर ध्यान देती है। पहला है सिक्योर। ऐसे व्यक्ति जनरली इंटीमेसी से कंफर्टेबल होते हैं। वे प्यार कर सकते हैं बिना लगातार डर के। उन्हें कनेक्शन चाहिए, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी भी बनाए रखनी है। कॉन्फ्लिक्ट आए तो रिलेशनशिप्स कम होने की घोषणा जरूरी नहीं होती। उनका इंटरनल मैसेज कुछ ऐसे हो सकता है कि हम समस्या से बड़े हैं। सेकंड है एंग्जियस। हम इमेजिन कर सकते हैं कि किसी को मैसेज करना 1 घंटा बीतता है, फिर 2 रिप्लाई नहीं आता। एक सिक्योर व्यक्ति शायद सोचे कि वह बिजी होगा, लेकिन एंग्जियस अटैचमेंट वाला व्यक्ति सोच सकता है क्या वह मुझसे नाराज है, क्या उसकी फीलिंग बदल गई, क्या मैंने कुछ गलत किया, और फिर रीअश्योरेंस की जरूरत पड़ने लगती है। मैसेज, दूसरा मैसेज, फिर चेकिंग, ओवरथिंकिंग। असल समस्या हमेशा सामने वाला व्यक्ति नहीं होता, कभी कभी अनसर्टेनिटी ही ट्रिगर बन जाती है। तीसरा है अवॉइडेंट। अब कहानी का दूसरा सिरा देखिए। कोई व्यक्ति आपके बहुत करीब आने लगता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंटीमेसी आगे बढ़ती है आपको लगता है मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस बढ़ने लगता है, कम बातचीत, कम वल्नरेबिलिटी, कम डिपेंडेंस, और कभी कभी जब दूसरा व्यक्ति रीअश्योरेंस मांगता है तो आप और ज्यादा पीछे हटने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति को प्यार की जरूरत नहीं होती, कई बार उसे इंटीमेसी चाहिए होती है, बस इंटीमेसी के साथ आने वाली वल्नरेबिलिटी अनकंफर्टेबल लग सकती है। चैप्टर 3, सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन। अब एक फैसिनेटिंग पैटर्न देखिए, एंग्जियस प्लस अवॉइडेंट। एक व्यक्ति कनेक्शन चाहता है, दूसरा डिस्टेंस। एक कहता है मेरे करीब आओ, दूसरा महसूस करता है मुझे थोड़ा सा स्पेस दो। पहला और ज्यादा कोशिश करता है, दूसरा और ज्यादा पीछे हटता है। पहले की एंग्जाइटी बढ़ती है, दूसरे की विड्रॉल बढ़ती है, और रिलेशनशिप एक लूप में फंस जाता है जहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि कभी कभी रिलेशनशिप्स में समस्या प्यार की कमी नहीं होती। समस्या यह होती है कि 2 लोग इमोशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल अलग अलग तरीके से खोज रहे होते हैं। चैप्टर 4, क्या आप सच में बहुत नीडी हैं? अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आपको रिलेशनशिप में रीअश्योरेंस चाहिए तो क्या इसका मतलब आप नीडी हैं?
जरूरी नहीं। और अगर आपको इंडिपेंडेंस पसंद है तो क्या इसका मतलब आप इमोशनली कोल्ड हैं? ऐसा भी जरूरी नहीं। यही जगह है जहाँ अटैचमेंट थ्योरी हमें लेबल्स लगाने के बजाय पैटर्न्स समझने का मौका देती है, क्योंकि व्यवहार के पीछे अक्सर कोई साइकोलॉजिकल नीड होती है। किसी को क्लोजनेस से सिक्योरिटी मिलती है, किसी को ऑटोनॉमी से, किसी को कंसिस्टेंसी से, किसी को इमोशनल डिस्टेंस कंट्रोल जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन सिर्फ बिहेवियर देखना काफी नहीं, हमें पूछना चाहिए इस बिहेवियर के पीछे कौन सी नीड छुपी है। चैप्टर 5, बचपन की छाया। हमारे शुरुआती रिलेशनशिप्स हमारे इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। बचपन में हमने क्लोजनेस, केयर, रिस्पॉन्सिवनेस और इमोशनल सिक्योरिटी को कैसे एक्सपीरियंस किया, इन एक्सपीरियंसेस से हमारे रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशंस विकसित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है कि इसका मतलब यह तो नहीं होता कि हमारा चाइल्डहुड ऐसा था इसलिए आपका फ्यूचर ऐसा ही होगा। नहीं, हमारे पैटर्न्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हमारी डेस्टिनी नहीं होती, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है वो बदलता रहता है। हम नए एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और हेल्थी रिलेशनशिप्स के माध्यम से हम नए इमोशनल पैटर्न्स डेवलप करते हैं। चैप्टर 6, प्यार में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है। हम अक्सर सोचते हैं अगर वह मुझे सच में प्यार करता है तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति माइंड रीडर नहीं है। अगर आपको रीएश्योरेंस चाहिए तो आपको कम्युनिकेट करना होगा, अपनी बातें दूसरे व्यक्ति को समझानी होगी। अगर आपको स्पेस चाहिए तो उसे ऐसा पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की तरह व्यक्त कीजिए। अगर आप हर्ट हैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट देने की बजाय अपनी नीड बताइए। हेल्दी रिलेशनशिप्स में सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन सही है, बल्कि हम दोनों को सुरक्षित महसूस करने के लिए क्या चाहिए। चैप्टर 7, केमिस्ट्री हमेशा कंपैटिबिलिटी नहीं होती। यह शायद इस पूरी किताब से मिलने वाले सबसे यूजफुल इंसाइट्स में से एक है। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति के साथ बहुत इंटेंस केमिस्ट्री महसूस होती है, लेकिन इंटेंसिटी हमेशा कंपैटिबिलिटी नहीं होती। कभी एंजाइटी अट्रैक्शन जैसी महसूस हो सकती है, अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट जैसी लग सकती है, और इमोशनल डिस्टेंस बिल्कुल एक चैलेंज जैसा। इसलिए केवल यह पूछना इनफ नहीं है कि मैं उसके लिए कितना फील करता हूँ। एक और सवाल पूछिए, उस रिलेशनशिप में मैं कैसा महसूस करता हूँ? क्या मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं खुद रह सकता हूँ? क्या मैं अपनी नीड्स बोल सकता हूँ? क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद रिपेयरमेंट हो सकता है? क्या मुझे लगता है अपनी वर्थ का प्रमाण देना पड़ता है? यही क्वेश्चंस केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फर्क है, वो आपको दिखाएंगे। चैप्टर 8, सिक्योर रिलेशनशिप्स आखिर दिखता कैसा है। सिक्योर रिलेशनशिप्स का मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं है। वहां भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बैड डेज होंगे, लेकिन डिफरेंसेस यह भी हो सकता है कि दोनों लोग रिलेशनशिप्स को एक बैटलफील्ड की तरह देखने के बजाय वे समस्या को एक शेयर्ड प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। तुम मेरे खिलाफ हो की जगह हम दोनों इस समस्या के सामने हैं, और यही शिफ्ट रिलेशनशिप्स को बदल सकता है। चैप्टर 9, अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल एंग्जियस है तो क्या करें। पहला कदम खुद को दोष देना नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए, जब सामने वाला दूर होता है तो आपके भीतर पहला थॉट क्या आता है? वह मुझे छोड़ देगा, या मैं अनवांटेड हूँ, या मुझे अभी रीएश्योरेंस चाहिए। थॉट्स को फैक्ट्स मत समझिए, पहले उन्हें पहचानिए, फिर रिएक्शन से पहले पॉज कीजिए, क्योंकि इमोशनल ट्रिगर और एक्चुअल रियलिटी एक ही चीज नहीं होते, अलग अलग होते हैं। चैप्टर 10, अगर आपका पैटर्न अवॉइडेंट है तो यह भी पूछिए, जब कोई इमोशनली करीब आता है तो आपको अचानक उसमें फ्लॉस क्यों नहीं दिखते? क्या सच में कंपैटिबिलिटी खराब है, या इंटीमेसी बढ़ते ही आपका नर्वस सिस्टम डिस्टेंस मांगने लगता है? क्या आपको इंडिपेंडेंस चाहिए या वल्नरेबिलिटी से बचना है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेल्दी इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप से भागना नहीं होती, वह रिलेशनशिप्स के भीतर भी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखना होता है। चैप्टर 11, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इससे सीखी। अटैचमेंट थ्योरी का उद्देश्य आपको लेबल देना नहीं है कि मैं एंग्जियस हूँ, मैं अवॉइडेंट हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर कहानी खत्म। बिल्कुल नहीं। लेबल्स तभी यूजफुल हैं जब वह आपको सेल्फ अवेयरनेस दें, आप अपने पैटर्न्स को पहचान सके, उसके ट्रिगर्स को समझें, अपने नीड्स कम्युनिकेट करना सीखना आपको ही पड़ेगा, और धीरे धीरे एक हेल्थी रिस्पॉन्स सिस्टम आप डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस बिना चेंज के अधूरी होती है। एंड जो हमने रियलिटी में मतलब जो पूरी बुक का सार था वो ये है कि अब आपको शुरुआत का सवाल याद करना होगा, हम प्यार में अलग अलग तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, यह दो नर्वस सिस्टम, दो हिस्ट्रीज, दो इमोशनल मैप्स और दो सेट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस का मिलना भी है। इसलिए अगली बार जब रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो तुरंत यह मत पूछिए कि गलती किसकी है,
पहले पूछिए हम दोनों में अभी कौन सी नीड एक्टिवेट हुई है। शायद किसी को रीएश्योरेंस, शायद किसी को स्पेस, शायद किसी को सेफ्टी और शायद दोनों को सिर्फ यह भरोसा चाहिए कि यह रिलेशनशिप्स खतरा नहीं है। शुरुआत में हमने पूछा था हम प्यार में वही करते क्यों हैं जिससे रिश्ता और दूर हो जाता है। शायद जब आंसर्स थोड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि अब हमेशा प्यार से रिएक्ट नहीं करते। कभी कभी हम अपने पुराने इमोशनल पैटर्न्स को से भी रिएक्ट करते हैं और यही इस किताब की सबसे सुंदर पॉसिबिलिटी है। अगर पैटर्न सीखा गया है तो अवेयरनेस के साथ उसे बदला भी जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रिलेशनशिप में खुद को बहुत एंग्जियस पाएं या अचानक किसी से दूर भागते हुए पाएं तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ या अपने डर से? क्योंकि शायद एक हेल्दी रिलेशनशिप खोजने से पहले हमें अपने भीतर बहुत समझना होगा कि हम प्यार को महसूस कैसे करते हैं। मैं हूँ मनीषा और आज की हमारी जर्नी यही खत्म नहीं होती, लेकिन शायद आपकी अगली जर्नी अभी शुरू हुई होगी। अपने रिलेशनशिप्स को बदलने से पहले अपने पैटर्न्स को समझिए। थैंक यू। होप यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।